आज आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन गुरु की पूजा की जाती है। शिष्य की तरफ से गुरु की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। लखनऊ के कुकरेल वन में सीएम योगी ने मिशन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। यूपी सरकार आज विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी हुई है। इसे देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 2005 को आतंकी हमला हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में आतंकी हमला हुआ था। राम जन्मभूमि के रामकोट क्षेत्र को सील कर दिया गया है। सीएम योगी ने सभी पुलिस जोन के एडीजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ऑपरेशन क्लीन को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। एक बार फिर से थानावार अपराधियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़े अपराधियों पर एनएसए लगाने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय हर जिले के बड़े अपराधियों की सूची की समीक्षा करेंगे। कानपुर कांड में पुलिसकर्मियों के हमले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम एलए प्रमोद कुमार शुक्ला इसकी जांच करेंगे। कानपुर कांड में पुलिस पर हमला करने वाला दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद दयाशंकर अग्निहोत्री की गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान दयाशंकर अग्निहोत्री को पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि दयाशंकर अग्निहोत्री विकास दुबे का साथी है। दयाशंकर अग्निहोत्री 25,000 का इनामी है। कानपुर पुलिस हत्याकांड में लाइनमैन का बड़ा खुलासा हुआ है। एनकाउंटर से पहले बिजली कटवाने के लिए चौबेपुर थाने से ही फोन आया था। लाइनमैन से बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ है। बातचीत में पता चला कि अखिलेश नाम के पुलिस वाले ने बिजली काटने के लिए फोन किया था। कानपुर मामले में अपराधी विकास दुबे संग लाइव सबूत अपने साथ ले गया। घर का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी सीसीटीवी का डीवीआर नहीं मिला। विकास के घर के बाहर हर दिशा में सीसीटीवी लगे थे। विकास ने पूरी तैयारी और साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया है। कानपुर कांड में विकास दुबे पर घोषित इनाम की धनराशि बढ़ा दी गई है। इनाम को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शूटर विकास दुबे पर पहले 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। वारदात में शामिल 18 नामजद आरोपियों पर भी इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। कानपुर कांड में पुलिस ने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कोचिंग संचालक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा था। आपत्तिजनक पोस्ट डालने के बाद कार्रवाई की गई है। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले में 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्टे वाले फैसले पर अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई होनी है। शिक्षा मित्रों के पदों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती से रखें। दुनिया में हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या 1,13,954 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,33,477 हो चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 772 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद 18,154 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,627 है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही 45 नए मरीजों की यहां पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में इलाज के बाद 2,502 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के एक्टिव संख्या 498 है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से सरकार से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप पहुंच गया है। उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आए हैं, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और अधिकारियों के भी सैंपल लिए गए हैं। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नोएडा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है,
जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं सीएम दफ्तर को भी पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है। फिलहाल सीएम की जगह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चार्ज संभालेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बरेली के व्यापारियों ने 15 दिन के लिए अपना व्यापार बंद रखने की पहल की है। व्यापारियों के संयुक्त व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि आगामी मंगलवार से सभी व्यापारी स्वेच्छा से 15 दिन के लिए अपना व्यापार बंद करें। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद भारत ने कमर कस ली है। भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को तैयार रहने के लिए तो कहा है और दूसरी तरफ सीमा के पास अपने युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों से ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। सीमा पर सुखोई और अपाचे ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई में कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे पर अभी भी संशय बरकरार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकांश नेताओं की तरफ से इस्तीफे का दबाव बढ़ाने के बावजूद ओली अपनी ही चाल से विरोधी गुट को मात देने में लगे हुए हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे पावरफुल इकाई सचिवालय समिति के 9 में से 6 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सोमवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। चीन से दोस्ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को महंगी पड़ने लगी है। वह अपने ही देश में घिर गए हैं। चीन के समर्थकों को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा है कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता है तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। पिछले एक सप्ताह से जब से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया है, तब से अभी तक तकरीबन 6600 लोगों को यहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र मिल चुका है। इनमें बड़ी संख्या में गोरखा समुदाय के रिटायर्ड सैनिक और अफसर हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद ये लोग यहां प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। भारतीय रेल पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के लिए नया टाइम टेबल तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि अब सभी ट्रेनों के हॉल्ट स्टेशन की संख्या कम की जाएगी, जिससे ये ट्रेनें अपने गंतव्य पर पहुंचने में यात्रा समय को पहले से कम कर सकें। जापान के क्यूशू द्वीप पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। द्वीप पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के कारण स्थानीय प्रशासन ने लाखों लोगों को अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश जारी किया है। बीते 3 दिन से उमस और गर्मी झेल रही दिल्ली एनसीआर को रविवार रात से ही हो रही बारिश से राहत मिल गई है। देर रात करीब 3:15 बजे से दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रात में करीब 40 से 45 मिनट तेज बारिश हुई है। कोरोना वायरस के बीच मुंबई बारिश से भी बेहाल हो गई है। भारी बारिश के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी बारिश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश में ट्रैफिक की रफ्तार भी थाम दी है। सबवे हो या सड़कें हो, नाले सब ओवरफ्लो हो गए हैं। असम में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई है और इससे 18 जिलों में 10,75,000 लोग प्रभावित हुए हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। राज्य में मृतकों की संख्या 61 हो गई है, जिनमें से 37 लोगों की मौत बाढ़ के कारण और 24 लोगों की मौत लगातार हुई बारिश के कारण हुई है, भूस्खलन से हुई है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी है। शनिवार को आयकर विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को लाइब्रेरी से बॉबे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी और एसीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। शामली में दो अलग अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बदमाश गैंग बनाकर आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। बदमाश ज्यादातर यूपी और हरियाणा में लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे। संभल में एटीएम लूटने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर दी। खुद को घेरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। लखनऊ में बदमाशों के हौसले हर दिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। बदमाशों ने 1 जुलाई को एक शख्स के मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने युवक से मोबाइल छीनने के लिए 5 बार चाकू से हमला किया था। मेरठ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बवाल के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई है। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। जालौर में मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को गोली मार दी। गोली लगने से युवक के मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी शराब के नशे में धुत था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जालौर में ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। हादसे में सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। लखनऊ के ओम भवन में मृतक अमरजीत तैनात थे। मृतक 8 जुलाई तक की छुट्टी पर थे। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म की खबर सामने आई है। दरअसल गांव के ही एक युवक ने मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया है। ऐसे में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और फरार दरिंदे की तलाश में जुट गई है पुलिस। बदायूं में एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के होलागढ़ इलाके में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगरा में 24 साल के युवक ने अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने तमंचे को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामपुर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से भतीजे की मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को सीएचसी में एडमिट करवाया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली इलाके में अनघोरा गांव में पुलिस ने 2 अवैध असलहे की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों से अधबने तमंचे समेत असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मेरठ में 2 रईसदादों की पेट्रोल पंप पर दबंगई सामने आई है। नशे में चूर कार सवारों ने कर्मचारियों को टक्कर मार दी। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। रईसदादों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी रिटायर्ड कर्नल का बेटा है। यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल का हमला देखने को मिला है और अब जालौन जिले में भी टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। दरअसल यहां टिड्डी दल ने किसानों की फसलों पर हमला बोल दिया है, जिसकी वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। रामनगर में गांजा की तस्करी कर रहे एक तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। गांजा बरामद कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस
की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 7 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम द्वारा ले जा रहे दाखिल खारिज के 2% शुल्क को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। दाखिल खारिज शुल्क को न लिए जाने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से लोगों द्वारा नगर निगम से अपील की जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम द्वारा दाखिल खारिज शुल्क लोगों से लिया जा रहा था।